वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे हम लोग उनको फाइंड आउट करते हैं, क्या रिएक्शंस देते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। जिसके अंतर्गत आपका आएगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स की मदद से एसिड्स और बेसिस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, कितने टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे किस किस प्रकार के एसिड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारे कॉमन होते हैं, कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं, इन सभी चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टर्म जो आपका आता है एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में, वो होता है आपका इंडिकेटर। क्या होता है, देखिए जैसे अगर हम एसिड्स की डेफिनेशन आपको बताते हैं कि एसिड्स आपके ऐसे होते हैं या बेसिस आपके ऐसे होते हैं जो सर्टेन इंडिकेटर्स अलग अलग कलर देते हैं या अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनको जानना ज़रूरी होता है। तो इंडिकेटर क्या होता है, आपका एक सब्सटेंस होता है या कह सकते हैं कि अ डाई या सब्सटेंस, एक ऐसी डाई या ऐसा सब्सटेंस जो किसी पर्टिकुलर एसिड या बेस में या किसी भी सॉल्यूशन में जब रखा जाए तो एक पर्टिकुलर कलर या स्मेल के थ्रू चेंजेस लाता है, या स्मेल या उसके कलर में चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस आपके क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक, जैसे अगर हम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल लें, ठीक है ना, तो वो आपका आपने कॉमन नेम पढ़ा होगा लिटमस पेपर। अब देखिए जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक आपका होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक आपके होते हैं केमिकल इंडिकेटर, है ना। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, है ना, वो आपके क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। और जो हम लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं वो आपके केमिकल इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स कहलाते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिए लिटमस पेपर, तो देखिए लिटमस पेपर दो होते हैं आपका, एक होता है रेड लिटमस पेपर और एक आपका होता है ब्लू लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो पहले देखिए लिटमस पेपर की बात करें। लिटमस पेपर जो होता है ये आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब अगर ये नेचुरल इंडिकेटर है तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं से प्राप्त किया जाएगा। तो ये एक प्लांट से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम होता है लिचेन। लिचेन जो होता है, जब आप प्लांट के क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे, फाइलम या उसके डिविजन्स पढ़ेंगे, तो ये आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा किंगडम या थैलोफाइटा ग्रुप का आपका एक प्लांट होता है जिससे हम लोग निकालते हैं, जिससे हम प्राप्त करते हैं लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर की विशेषताएं या एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो लिटमस पेपर जो होता है, एसिड जो होता है वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को, एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू टर्न्स रेड, किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। और रेड जो होता है वो एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन बेस को, बेस में, ठीक है ना, रेड जो होगा वो आपका टर्न्स हो जाएगा, रेड टर्न्स ब्लू। कहने का मतलब होता है कि अगर रेड या ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास है ना, रेड लिटमस पेपर अगर है, उसको अगर हम एसिड में डालेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसे बेस में डालेंगे तो बेस जो होगा वो रेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ब्लू लिटमस पेपर होगा वो बेस में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब हम उसको एसिड में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका होता है लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो ऐसे ही नेचुरल इंडिकेटर और भी होते हैं, जैसे अगर हम अपने हाउस होल्ड्स में बात करें तो आपका जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक, है ना, हल्दी, ये जो आपका होता है ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये बेस को, ठीक है ना, जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, तो बेस को ये रेड कन्वर्ट कर देता है।
ठीक है ना। ये टर्मरिक जो होता है बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अगर जैसे किसी भी कपड़े में टर्मरिक का दाग लग जाए, है ना, तो और अगर आप उस पर कोई सोप लगा दें, ठीक है ना, तो टर्मरिक का कलर जो होगा वो येलो हो जाए, येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कलर तब तक बना रहेगा जब तक उस पर बेस यानी वो सोप एग्जिस्ट करेगा। जब हम उसे पानी से धुल देते हैं, सोप को हटा देते हैं, यानी बेस को हटा देते हैं, तो वो फिर से वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। क्योंकि टर्मरिक ओरिजिनली किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ऐसे ही आपका एक होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर का कार्य करता है। रेड कैबेज मतलब लाल पत्ता गोभी, आपका रेड कैबेज इंडिकेटर जो होता है ये भी आपका एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। तो ये तीन आपके होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना। अब अगर बात करें नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा, हमने आपको बताया दो तरीके के होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ आपके केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे केमिकल इंडिकेटर्स में आपका आता है फेनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज जो होता है ये आपके जो होते हैं केमिकल इंडिकेटर्स होते हैं। मेथिल ऑरेंज जो होता है, अगर हम मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालें तो ये रेड कलर देता है। कौन सा कलर देता है, यानी एसिडिक सॉल्यूशंस में ये आपका रेड कलर देता है, जबकि बेसिक में यही मेथिल ऑरेंज येलो हो जाता है। येलो इन बेसिक, किसमें, बेसिक। यानी अगर आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो येलो हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, और अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाता है। फिनोल्फथैलीन की बात करते हैं। फिनोल्फथैलीन जो होता है ये एसिड जब होगा, यानी अगर एसिड में डाला जाएगा तो ये कलरलेस रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा इसमें, ठीक। एसिड आपका कलरलेस रहेगा, लेकिन जो फिनोल्फथैलीन को अगर हम बेस में डालेंगे, ठीक है ना, तो ये हल्का पिंक कलर देता है, ठीक है ना। कैसा देता है, पिंक कलर, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों ने जो स्टडी किया, ठीक है ना, वो आपका क्या होता है कि नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ आपके केमिकल इंडिकेटर्स या मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके तीन हम लोगों ने पढ़े, लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, है ना। तो ये जो तीनों होते हैं ये तीनों आपके नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। फिनोल्फथैलीन और मेथिल ऑरेंज ये आपके केमिकल या मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं। सबकी विशेषताएं, जो लिटमस पेपर होता है वो रेड को, बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। टर्मरिक जो होता है वो बेस के कांटेक्ट में आने पर रेड हो जाता है, ठीक। फिनोल्फथैलीन जो होता है एसिड में कलरलेस रहता है, बेस में पिंक हो जाता है। मेथिल ऑरेंज जो होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में रेड रहता है और बेसिक सॉल्यूशन में हल्का येलोइश कलर हो जाता है। अब रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं। रेड कैबेज जो होता है ये आपके दो कलर दिखाता है, रेड और ग्रीन। रेड जो होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन में होता है और ग्रीन जो होता है ये बेसिक सॉल्यूशन में होता है। यानी अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये आपके इंडिकेटर्स जो होते हैं ये कलर इंडिकेटर्स कहलाते हैं। यानी जो किसी भी एसिडिक या बेसिक मीडियम सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पर अपने कलर को चेंज करते हैं, और कलर को चेंज करके हमें ये पता चल जाता है कि गिवन इंडिकेटर जो है वो आपका गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद सेकेंड आपका जो आता है, ये जो आपके इंडिकेटर्स हमने पहले पढ़े वो थे आपके कलर इंडिकेटर्स, यानी कलर के माध्यम से हमें बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है या मीडियम है। दूसरा आपका आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है, देखिए ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मेल। स्मेल यानी उसकी जो स्मेल होती है, गंध होती है, उससे संबंधित जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। यानी ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल
एसिडिक या बेसिक मीडियम के कांटेक्ट में आने पर चेंज हो जाती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। यानी उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। वो आपका क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाता है। इसका एग्जाम्पल होता है ऑनियन एक्सट्रैक्ट एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, है ना। जैसे ऑनियन, प्याज, है ना, ऑनियन की अपनी एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे ही आपके सामने आएगा आप उसकी महक से बता सकते हैं कि ये ऑनियन है। लेकिन अगर उसी ऑनियन को हम बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, में डिप करा दें या उससे गुजार दें, तो इसकी स्मेल जो है वो कैन नॉट बी डिटेक्टेड। यानी जो आपका ऑनियन एक्सट्रैक्ट होता है उसको अगर हम किसी बेसिक मीडियम में रख दें तो उसकी स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी। यानी अगर मान लीजिए ऑनियन को हमने किसी सॉल्यूशन में रखा और उसकी स्मेल चली गई, तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, बेस होगा। तो यहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ, बल्कि उसकी हमने स्मेल के आधार पर हमने ये बता दिया कि जो ये आपका सब्सटेंस है, जो गिवन लिक्विड है या गिवन सब्सटेंस है, वो एसिडिक है या बेसिक। तो अगर स्मेल चली गई या स्मेल लॉस्ट हो गई, है ना, तो वो आपका क्या होगा, बेस होगा। और अगर स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं आता है तो इसका मतलब वो क्या होगा, एसिड होगा। सेम वही चीज़ आपका आता है वनीला एक्सट्रैक्ट, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल होता है वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है ना। तो जब वनीला एक्सट्रैक्ट को NaOH यानी किसी बेस सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो इसकी भी स्मेल जो होती है कैन नॉट बी डिटेक्टेड, इसकी स्मेल भी नहीं डिटेक्ट की जाती है। लेकिन जब उसी वनीला एक्सट्रैक्ट को हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गुजारते हैं तो स्मेल डजंट चेंज। स्मेल पर कोई भी प्रभाव नहीं आता है, यानी उसकी स्मेल एज इट इज बनी रहती है। तो कहने का मतलब होता है जो ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं ये कलर को चेंज ना करके, जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है वो एसिडिक सॉल्यूशंस में उसकी स्मेल चेंज नहीं होती है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में उसकी स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है या डिटेक्ट नहीं होती है। तो ओलोफैक्टरी इंडिकेटर्स आपके ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो जिनमें कलर में चेंज ना आकर के उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो उनके मदद से या स्मेल की मदद से हम बताते हैं कि गिवन सब्सटेंस आपका एसिडिक है या बेसिक है। ऐसे इंडिकेटर्स आपके क्या कहलाते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं पहला इसमें पार्ट, एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड्स जो होते हैं वो आपके सोर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, यानी उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है हल्का सा, ठीक। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, सभी एसिड्स को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ एसिड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगर आपको कभी एसिड दिया जाए तो आप केवल उसे टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि वो एसिड है या बेस है, वो आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। बट जनरली जो एसिड्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने खाने में या नेचुरल एसिड्स जो होते हैं वो आपके सोर यानी थोड़े से खट्टे होते हैं, ठीक। दूसरा एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है या रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताएं। तीसरा जो होता है, तीसरा और चौथा, है ना, ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि पहली बात यह है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो अगर हम पानी में घोल दें तो वो आयन बना देते हैं, और आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो देखिए चौथा पॉइंट आपका लिखा है प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर, यानी जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वहां पर H+ आयन बनते हैं। क्या बनते हैं, H+ आयन। अब चूंकि अगर आयन बनेंगे तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसी वजह से उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पानी में घोलने पर, व्हाइल डिसॉल्विंग इन वाटर, है ना, इट प्रोड्यूस आयंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको पानी में घोलने पर आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो जितने भी एसिड्स होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में डिसॉल्व करने पर वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जब बात आती है कि एसिड्स कितने टाइप के होते हैं, तो
तो देखिए एसिड्स को जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं तो किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं, ये मैटर करता है। जैसे पहला आपका है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कहाँ से वो सब्सटेंस एसिड हमें प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर हमारे जो एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है ऑर्गेनिक एसिड, है ना, एक आपका होता है मिनरल एसिड्स। ठीक, अब बात की जाती है ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, उनसे प्राप्त होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो हम लोग प्लांट्स से बहुत टाइप के एसिड्स हमें मिलते हैं। जैसे आपका जो नींबू होता है उसमें आपका साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर में आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है, एप्पल में आपका मैलिक एसिड होता है, जो आपकी एंट स्टिंग करती हैं या बी स्टिंग करती है, मधुमक्खी के डंक जो मारती हैं, उसमें आपका फॉर्मिक एसिड होता है। तो ये सभी एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में भी आपका एक बाइल जूस में जो HCl होता है वो भी आपका एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। दूसरा आपका आता है मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, जो अर्थ पर मिनरल पाए जाते हैं, अर्थ पर जो मिनरल पाए जाते हैं उनसे बनने वाले जो आपके एसिड्स होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं। जैसे H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो अलग अलग मिनरल से बनते हैं। जैसे ये सल्फर का ऑक्साइड से बनता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है ना। इसका एग्जांपल होता है कि जब आपके जो इंडस्ट्रीज होती हैं उससे जो धुआं निकलता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, वो जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो यही एसिड्स बनते हैं। तो ये एसिड्स आपके क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड्स कहलाते हैं, है ना। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी वो हमें एसिड कहाँ से प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और मिनरल। कई तरीके के आपके ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ऑर्गेनिक एसिड्स हम अपने भोजन में, फूड में यूज़ करते हैं, है ना। जैसे इमली में आप टैमरिंड, है ना, टैमरिंड में आपका टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है ना। कई तरीके के एसिड होते हैं, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू है, लाइम है या ऑरेंज है, उसमें आपका साइट्रिक एसिड होता है। ठीक, फिर आपका आता है स्ट्रेंथ के आधार पर। देखिए स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, तो देखिए स्ट्रेंथ के आधार पर हम दो तरीके के बताते हैं। एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक आपका होता है वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग और वीक हम कैसे पता लगाते हैं ये समझिएगा, है ना। हमने बता तो दिया स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ना। क्या कह दिया कि देखिए ज़्यादातर मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिक आपके एसिड्स होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड को हम आसानी से खा सकते हैं, वो हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड्स आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनका जो नेचर होता है वो कॉरसिव होता है। कैसा होता है, कॉरसिव होता है। कॉरसिव का मतलब होता है कि अगर किसी भी मेटल में या किसी भी सब्सटेंस में रखा जाए तो धीरे धीरे ये उससे रिएक्ट करके उसको ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर घोल लेते हैं, डिज़ोल्व करा देते हैं पूरी तरीके से। तो इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कॉरसिव होता है। इसीलिए इनको कभी भी मेटल में नहीं रखा जाता है। इसीलिए आपके जो भोजन जिनमें आपका एसिड्स होते हैं उनको भी हम लोग कभी भी मेटल के बर्तनों में नहीं रखते हैं। जैसे दही, है ना, दही को भी हम लोग कभी भी मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, किसी अलॉय में ही रखते हैं जो उसके साथ रिएक्ट ना करे, है ना। तो स्ट्रेंथ के आधार पर कैसे पता लगाते हैं, तो देखिए स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वीक या स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ पता लगाते हैं हम लोग उसके एक्वस सॉल्यूशन से। कैसे, एक्वस सॉल्यूशन से। अगर हम किसी भी एसिड को पानी में घोलें, है ना, तो जो अमाउंट ऑफ H+ आयन रिलीज करेगा, क्या करेगा, H+ आयन, अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, यानी ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन देता है ना, मोर H+ आयन या कंप्लीटली आयोनाइज। अगर आपका सब्सटेंस कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है यानी ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता है तो इसका मतलब है वो आपका कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर आपका एसिड पानी में घोलने पर कंप्लीटली आयनाइज नहीं देता है, मतलब लेस H+ आयन यानी कम H+ आयन देता है ना, पूरी तरीके से इनकम्प्लीट
आयनाइजेशन होता है, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होता है, तो आपका सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। इसके एग्जांपल हमने आपको बताया जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं, है ना, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होता है लेकिन फिर भी वो वीक होता है, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग एसिड में ये जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात लिखें, जैसे एसिटिक एसिड यानी विनेगर, एसिटिक एसिड, तो ये आपका नेचुरल एसिड भी है, यानी मतलब ऑर्गेनिक एसिड भी है, और ये आपका वीक एसिड भी होगा, है ना। और अगर हम H2SO4 लिखें तो ये मिनरल एसिड भी है और आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, ठीक। तो आपने दो तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तीसरा आपका आता है अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक। तो याद रखिएगा जितने भी आपके एसिड्स होते हैं जब तक ये ड्राई होते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अगर ड्राई HCl, है ना, ड्राई HCl को अगर हम लिटमस पेपर से गुजारें तो क्या होगा? तो याद रखिएगा अगर आपका कोई भी एसिड पूरी तरीके से ड्राई है, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, तो याद रखिएगा वो इंडिकेटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा, यानी लिटमस पेपर पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। यानी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक लिटमस पेपर की होती हैं वो तभी शो होंगी जब आपका HCl जो होगा एक्वस होगा। कैसा होगा? एक्वस होगा, मतलब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो मिला हुआ होगा, यानी होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ वाटर के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक आपका कहलाता है कंसंट्रेटेड और एक आपका कहलाता है डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, ठीक। तो देखिए कंसंट्रेटेड एसिड जो होता है ये वो एसिड्स होते हैं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करते हैं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, यानी इसमें वाटर की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। और डाइल्यूट में ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना ज्यादा पानी होगा, है ना, वो उतना ही ज़्यादा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होगा ऐसा एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर मिनिमम होगा, कम से कम होगा, वो आपका कहलाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड आपका वो एसिड होगा जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और याद रखिएगा जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी शो होंगी एसिड्स की वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन में ही होंगी। अगर ड्राई HCl को कभी हम लिटमस पेपर से गुजारेंगे तो कभी भी कोई भी रिएक्शन या कोई भी चेंजेस लिटमस पेपर पर नहीं होंगे, हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो आपका लिटमस पेपर के थ्रू कि वो एसिड है या बेस है अगर वो ड्राई होगा, क्योंकि लिटमस पेपर पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा जब आपका जो HCl है या कोई भी एसिड सॉल्यूशन होगा वो एक्वस होगा, यानी उसमें अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगी। अब बात आती है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी एसिड में, एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब होता है एसिड में अमाउंट ऑफ वाटर मिलाना। अब याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाता है कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं यानी एसिड में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, है ना, तो करते क्या है? एसिड को वाटर में डालेंगे, है ना, या वाटर को एसिड में डालेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा कभी भी पानी को, वाटर को आप एसिड में नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है? क्योंकि जो वाटर मतलब डाइल्यूशन जो प्रोसेस होता है ये आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट एनर्जी निकलती है, ठीक। तो चूंकि जो आपका एसिड जब हम वाटर एसिड में डालेंगे और हीट एनर्जी इवॉल्व होगी तो ये एक तरीके से स्प्लैश करेगा, ये यानी एक तरीके से विस्फोट टाइप का हो सकता है और उसमें लोगों के आपके घायल होने के चांसेस या आपको हानि पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है। किस में डाला जाता है? एसिड को वाटर में डाला जाता है और कॉन्टिन्यूअस उसको हिलाते रहते हैं। क्यों हिलाते रहते हैं? या पानी में क्यों डाला जाता है? क्योंकि आपको पता है कि पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है यानी हीट एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हमेशा एसिड को वाटर में डाला जाता है, ठीक है। कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डाला जाता है वाइल डाइल्यूशन। रीज़न पूछेगा क्यों, तो आपका आंसर होगा क्योंकि डाइल्यूशन जो होता है वो आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और वाटर की जो
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग डाइल्यूशन करते समय एसिड को धीरे धीरे पानी में डालते हैं और इसको कॉन्टिन्यूस स्टीयर करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं ताकि वो उसमें मिक्स होता रहे। नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है बेसिसिटी। याद रखिएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या होती है, ठीक है ना। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड होती है जब हम किसी भी एसिड को, है ना, आयनाइज कराएं, डिसॉल्व कराएं इन वाटर, है ना, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में कितने H+ आयन निकलेंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी कहलाएगी। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिया HCl, तो जब ये वाटर H2O में हम इसको डिसॉल्व कराएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका बनेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ये टूटेगा H+ और Cl- आयन में, ठीक, किस में टूटेगा, यानी एक्वा सॉल्यूशन में जब हम इसको डालेंगे तो ये H+ और Cl- आयन में टूटेगा, ठीक। तो ये जो H+ आयन, कितने H+ आयन निकल रहे हैं यहाँ पर, एक H+ आयन निकल रहा है, इसका मतलब इसकी HCl की बेसिसिटी कितनी होगी, एक होगी। H2SO4 की पूछी जाए, अगर H2SO4 की बात करें, इसको जब हम डिसॉल्व कराएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन निकालेगा, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अगर हम H3PO4 लेंगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक। तो जितने हाइड्रोजन निकलते हैं एसिड्स में, ठीक है ना, मतलब आयंस में बनते हैं जब, ठीक, तो जितने हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे उतनी ही उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। यानी अगर पूछा जाए HCl की बेसिसिटी 1 होगी, H2SO4 की बेसिसिटी 2 होगी, H3PO4 की बेसिसिटी 3 होगी। सिंपली हम कह सकते हैं किसी भी एसिड में प्रेजेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है, ठीक। तो ये आ गया आपका डाइल्यूशन एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक। अब बात आती है प्रॉपर्टीज। सबसे कॉमन टॉपिक होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इससे आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिएक्शन पूछी जाती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज एसिड्स की होती हैं। तो देखिए कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे अभी हमने आपको बता चुके हैं कि जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो वो आयनाइज हो जाएगा, यानी आयंस में टूटेगा। ये तो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जो कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं, पहली प्रॉपर्टी समझिएगा, अगर किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाए, किसके साथ रिएक्ट कराया जाए, मेटल के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो हमेशा एक सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने का या पता लगाने का हम आपको तरीका बता चुके हैं कि जहां पर भी गैस इवॉल्व हो रही होगी वहां पर बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होगी, उससे पता चल जाता है कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसे कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे हमने मान ले लीजिए H2SO4, है ना, प्लस मेटल ले लिया जिंक, तो ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, ठीक, यानी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो पहली प्रॉपर्टी होती है एसिड्स की कि जो एसिड्स होते हैं जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। दूसरा आपका आता है, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ हो, किसके साथ हो, मेटल कार्बोनेट। अब कार्बोनेट अकेले नहीं हो सकता है, बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो। अगर इनके साथ रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता लगाएंगे, जो भी गैस निकल रही होगी कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस इससे गुजारेंगे तो CaOH का जो कलर होता है वो एकदम मिल्की हो जाता है, दूधिया रंग हो जाता है, उससे हमें पता चलता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। रिएक्शन की बात करें, अगर हम कोई रिएक्शन लिखना चाहें, जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया H2SO4 ही लिख देते हैं, और मेटल कार्बोनेट कोई भी कार्बोनेट ले लीजिए, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट यानी Na2SO4 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, ठीक। हो सकता है इक्वेशन बैलेंस ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक।
दूसरा, अगर हम इसी यहाँ पर देखिए ये कार्बोनेट है, Na2CO3 क्या है, कार्बोनेट है। अगर बाई कार्बोनेट लेंगे तो बाई कार्बोनेट में हो जाएगा H2SO4 प्लस NaHCO3। बाई कार्बोनेट में बस कार्बोनेट के पहले हाइड्रोजन लग जाता है, तो बाई कार्बोनेट को कभी कभी हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाए या बाई कार्बोनेट बोला जाए, दोनों एक ही बात होती हैं। तो जब भी हम कोई एसिड को सोडियम बाई कार्बोनेट यानी मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे, तब भी आपका सब्सटेंस वही बनेगा, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो मेन जो आपका जानने वाली चीज़ ये है कि अगर कार्बोनेट है एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो देखिए जब मेटल एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक, ये दो रिएक्शंस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है वो आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो एसिड और बेस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? एसिड जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा। क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो जब एसिड बेस के कांटेक्ट में आता है तो दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को या एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है ना तो वो एसिड का इफेक्ट दिखाएगा ना ही बेस का इफेक्ट दिखाएगा। इस तरीके की रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है? वो सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे अगर सबसे बेसिक एग्जांपल लें HCl और NaOH। HCl आपका एक एसिड है, NaOH आपका एक बेस है ना। तो जब ये बनेगा तो मतलब रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो NaCl आपका एक सॉल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में हमेशा वाटर बनता है और ये रिएक्शन हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जब एसिडिटी होती है हमारे शरीर में, स्टमक में, है ना, तो एसिडिटी में क्या होता है? हमारे शरीर में अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कोई बेस सॉल्यूशन, क्या करते हैं? बेस सॉल्यूशन, उसको हम लोग पीते हैं और हमारे शरीर की एसिडिटी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। सबसे कॉमन एग्जांपल इनो पीते हैं। तो इनो आपका क्या होता है? एक बेस होता है, पानी में घोल के पी लेते हैं, हमारे शरीर की एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, है ना, MgOH का होल ट्वाइस, ये इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है ना, MgOH का होल ट्वाइस, इसको यूज़ करते हैं। जैसे आपके क्या कहते हैं, जब कोई बी मतलब मधुमक्खी आपको डंक मार देती है तो चूंकि उसके पास क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर में इंजेक्ट करा देती है जिसकी वजह से हमें जलन होती है ना। तो अगर उसके इफेक्ट को, फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज कराना है तो हम क्या करेंगे? उस पर कोई एक एंटासिड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एंटासिड लगाएंगे या एंटासिड लेंगे और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, समाप्त कर देगा। तो ये आपकी होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका जो हम लोग पढ़ेंगे बेसिस की प्रॉपर्टीज, बेसिस क्या होते हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स और शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।